हेलो स्टूडेंट्स, आज का डिस्कशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक टोटली रिटन डॉक्यूमेंट्स है। इसमें इंडिया का टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लिखा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने, ड्राफ्ट करने और इसको एनेक्ट करने तक के लिए तकरीबन 2 साल 11 महीना और 17 दिन का समय लगा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स विथ 12 शेड्यूल्स एंड 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। अगर कंपेयर करें तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 7 आर्टिकल्स और 27 अमेंडमेंट है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में 103 आर्टिकल्स हैं। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में 90 आर्टिकल्स हैं और स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में 196 आर्टिकल्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को और इसको अफेक्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी का। B.N. राव जी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। सुरेंद्र नाथ मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन थे। साथ ही टोटल 284 कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स भी थे। चलिए जानते हैं पॉइंट वाइज सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट नंबर 1, रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होली एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है, मतलब टोटली एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है, जिसको लिखा है प्रेम बिहारी रायजादा जी ने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, इतना लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि देख लीजिए, हम लोग का अगर जोग्राफिकली पॉइंट वाइज देखें तो जोग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो हम लोग का इंडिया बहुत एक लार्जेस्ट कंट्री है, बहुत बड़ा एरिया हम लोगों का जोग्राफिकली कवर किया है, जहां 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है, जहां डिफरेंट भाषा हो गया, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, डिफरेंट रिलीजन का आदमी लोग रहता है। और फिर अगर कंपेयर करें दूसरा कंट्रीज से, जैसे कि अमेरिका का हुआ, तो वो लोगों का अपना अपना स्टेट वाइज का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन हम लोगों का इंडिया में हम लोगों का जितना भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, दैट इज़ 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज का सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सेंटर का है। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, साथ ही साथ में ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। पॉइंट नंबर 2, सेल्फ मेड एंड एनेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सेल्फ मेड एंड एनेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि इंडिया का पीपल ने बनाया है, मतलब इंडिया, हम लोगों का इंडियन पीपल्स ने बनाया है। इसको फर्स्ट ऑर्गेनाइज किया गया था दिसंबर 1946 में अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का फर्स्ट सेशन स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जहाँ पर कि जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और कितना हम लोगों का रूल्स वगैरह, जितना भी अच्छा रूल्स वगैरह, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, जापान, रशिया, आयरलैंड और बहुत देश से हम लोग ने थोड़ा थोड़ा वो लोगों का रूल्स एंड रेगुलेशन बोरो भी किया है, मतलब वहाँ से भी हम लोग ने लिए हैं। फाइनली इसको पास किया गया और एडॉप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 26 नवंबर 1949 को। पॉइंट नंबर 3, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये एक ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें लिखा गया है और डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है। अभी प्रीएम्बल एक की है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, क्योंकि ये सेफगार्ड करता है इंडियन पीपल को, जस्टिस में हो, लिबर्टी में हो या इक्वलिटी में हो। इनिशियली प्रीएम्बल जो था हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के हिसाब से
एडॉप्ट किया गया, इसको एक्सेप्ट किया गया। साथ ही 42nd अमेंडमेंट जो कि हुआ था 1976 में, तब सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को इंडियन प्रियम्बल में ऐड किया गया। पॉइंट नंबर 4, इंडिया इज अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। जैसे कि पॉइंट नंबर 2 में बोला कि इंडिया का जो प्रियम्बल है वो डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है। चलिए इसको एक एक पॉइंट वाइज में हम लोग समझते हैं। इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, मतलब कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब फ्री है। जैसे कि 1947 से आगे हम लोग अंडर ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश क्राउन का ऊपर में था और हम लोग फुल्ली डिपेंडेंट था ब्रिटिश लोगों के ऊपर। लेकिन अभी फ़िलहाल 1947 से इस तरफ अगर देखा जाए तो हम लोग फ्री हैं, हम लोग किसी के अंडर में नहीं है। हम लोग अपना प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, अपना कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं, अपना प्रेसिडेंट बनाते हैं कि हम लोग फ्री हैं, हम लोग किसी के अंडर में हम लोग नहीं रहते हैं। इंडिया इज़ अ सोशल स्टेट। इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट है जो कि 1976 अमेंडमेंट के बाद ही इसको इनकॉर्पोरेटेड किया गया था प्रियम्बल के अंदर में, जो कि हम लोग का सोशल स्टेटस हो, बा इकोनॉमिक हो, बा पॉलिटिकल हो, इसको बचाए रखता है। जैसे कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, जैसे कि भेदभाव हो, छुआछूत हो, जैसे कि कास्टिज्म हो, ये सब से हम लोग को बचाता है। अगर इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट नहीं होता तो यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है उसका प्रॉब्लम होता। जैसे कि धनी आदमी लोग धनी रह जाता, गरीब आदमी लोग गरीब रह जाता। इंडिया में लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक सोशलिस्ट स्टेट है जहाँ पर कि गरीब और धनी को दोनों को बराबर ही रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, मतलब इंडिया का कोई धर्म नहीं है। मतलब जो भी इंडियंस हैं सिर्फ धर्म एक ही है कि वी आर इंडियंस, हम लोग इंडियंस हैं। तो इंडिया का धर्म नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया का अंदर में धर्म नहीं है। इंडिया में दुनिया भर का स्टेट है, जैसे कि 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। वहाँ पर सब डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल रहता है, डिफरेंट एथनिक वाला पीपल रहता है, आदमी लोग रहता है। अलग अलग धर्म का हो या अलग अलग भगवान को मानता हो, यह सब इंडिया में मिलता है। इंडिया एक सेकुलर स्टेट होने की वजह से हम लोग कोई भी धर्म को एडॉप्ट कर सकते हैं, भले ही वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियनिटी हो, जैनिज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, कोई भी धर्म हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पर कोई भी हम लोग को बाधा नहीं कर सकता है और साथ ही कोई भी अपना धर्म जो है चेंज करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा है, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इंडिया एक टोटली डेमोक्रेटिक स्टेट है क्योंकि हम लोग का यहाँ पर रियल पावर जो है वो इंडियन पीपल के हाथ में है। इंडियन पीपल्स लोग वोटिंग राइट से किसी को भी मिनिस्टर बना सकता है, मतलब किसी को भी गद्दी में बैठा सकता है और किसी को भी गद्दी से उतार सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक स्टेट। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है जहाँ पर कि हेड ऑफ द स्टेट पब्लिक चुनता है, भले ही वो डायरेक्टली हो बाय इनडायरेक्टली हो। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चुनता है इनडायरेक्टली पीपल लोग, जो कि इंडिया का नॉमिनल हेड है। जैसे कि अभी का प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, और जितना भी एमएलए हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बा एमपी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, वो सब पब्लिक ही चुन के भेजता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। रिपब्लिक स्टेट का मतलब है कि जहाँ पर गवर्नमेंट बनता है बाय द पीपल। ये कोई मोनार्की सिस्टम नहीं है, मतलब राजा या तो रानी का अंडर में नहीं है। पॉइंट नंबर 5, रिजिडिटी एंड फ्लैक्सिबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक मिक्सर है रिजिड का और फ्लैक्सिबिलिटी का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
कोई कोई प्रोविज़न ऐसा भी है जो कि बहुत टफ होता है, डिफ़िकल्ट होता है उसको चेंज करने में व उसको अमेंड करने में, और कोई कोई प्रोविज़न्स इजीली चेंज किया जा सकता है। जैसे कि यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर को बढ़ाना हो, व स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर को बढ़ाना हो, कोई भी चेंजेस लाना हो यूनियन जुडिशरी सिस्टम्स में, बात हो स्टेट हाई कोर्ट में, तो ये सब बहुत डिफ़िकल्ट है, जहाँ पर कि अराउंड 2/3 मेजोरिटी होना ज़रूरी है। 2/3 का मतलब है 67% अराउंड मेजोरिटी होना ज़रूरी है, तभी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को चेंज किया जा सकता है। आज तक टिल डेट अराउंड 101 अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेटेड हो चुका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और साथ ही बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट बिल अभी तक भी इंडियन पार्लियामेंट में पेंडिंग है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर कि रिजिड है, मतलब डिफ़िकल्ट है, वहीं पर भी फ्लैक्सिबल भी है। फ्लैक्सिबल है इसका मतलब इजी है हम लोगों का कुछ भी अमेंड करना। सो एज पर आर्टिकल 368 हम लोग कोई भी चीज़ एक छोटा सा प्रोविज़न को पास करके हम लोग अमेंड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। एज पर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है कि हम लोग के पास में 7 फंडामेंटल राइट है। हालांकि 44th अमेंडमेंट के बाद इसको 6 कर दिया गया, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 इसको हटा के फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। तो 6 फंडामेंटल राइट हम लोग का क्या क्या है? नंबर 1, राइट टू इक्वलिटी। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम। नंबर 3, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस। नंबर 4, right to the freedom of religions. Number 5, cultural and educational right. Number 6, right to constitutional remedies. साथ ही इंडियन सिटीजन का फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, जैसे कि रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करना, हम लोगों का नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना, कॉमन ब्रदरहुड से रहना, मतलब भाईचारे से रहना, जैसे कि वुमन को सेव करना और वो लोगों का रेस्पेक्ट करना, ये सब इंडियन सिटीजन का ड्यूटीज़ है। कोई कोई मानता है और कोई नहीं मानता है। मेरा हिसाब से हम लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए और मानना चाहिए। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स आप लोगों का हो या हमारा हो, कोई भी वायलेट होता है, हम लोगों से छीना जाता है, तो फिर हम लोग एक रेक्ट फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एज पर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट में एज पर आर्टिकल 226। पॉइंट नंबर 7, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का काम है कि हम लोग का सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रोवाइड करे और लोगों का वेलफेयर के लिए काम करे, जैसे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस हो, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स, लेबर्स, यूथ, ओल्ड एज पेंशन हो, सोशल सिक्योरिटी एक्सेट्रा, और साथ ही प्रमोट करे व डेवलप करे कॉटेज इंडस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, और मेंटेन करे इंटरनेशनल पीस वगैरह। पॉइंट नंबर 8, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोग का गवर्नमेंट जो है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों का अल्टीमेट पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ में रहता है, साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साथ में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली व टोटली रेस्पॉन्सिबल रहता है कोई भी अपना काम हो, कोई भी एक्ट हो बिफोर लोकसभा। लोकसभा कोई भी मिनिस्टर को एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करके हटा सकता है। सो इंडियन गवर्नमेंट एक पार्लियामेंट्री फॉर्म है जहाँ पर सभी पावर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साथ में रहता है। प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड है व कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। पॉइंट नंबर 9, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एज पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कोई भी लड़का हो व लड़की हो, वो लोग क्वालिफाई करता है वोट देने के लिए जिसका मिनिमम एज 18 ईयर्स और उससे ज़्यादा हो। लेकिन जो वोट देने के लिए जा रहा है उसका नाम जो है इलेक्टोरल लिस्ट मतलब वोटर लिस्ट में होना ज़रूरी है। कितना हम लोगों का स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि पहले हम लोगों का जो वोटिंग राइट्स जो था, वोटिंग देने का अधिकार जो है 21 ईयर्स था, लेकिन 61th अमेंडमेंट का बाद ये 18 ईयर्स बनाया गया। पॉइंट नंबर 10, सिंगल सिटीजनशिप।
कोई भी इंडियन कोई भी स्टेट्स में रहता हो, कोई भी इंडियन स्टेट में रहता हो, वो लोगों का सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होना जरूरी है। एक ही आदमी दूसरे दूसरे स्टेट में जाके 2-3 सिटीजनशिप नहीं ले सकता है। एक आदमी एक देश, एक राज्य और एक ही सिटीजनशिप ले सकता है। पॉइंट नंबर 11, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सिस्टम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि हम लोग का इंडियन जुडिशरी सिस्टम ये एक ट्रूली एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट्स और द अदर जज सभी को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि आप लोग इस फुटेज में देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट करता है एज अ गार्डियन और प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोटेक्टर भी है, साथ ही साथ में हम लोग का गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन का। सुप्रीम कोर्ट कोई भी मिनिस्टर्स का अंडर में काम नहीं करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि कोई भी मिनिस्टर्स कानून का उल्लंघन अगर करता है तो उसको नोटिस भेज सकता है। इसीलिए बोला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम जो है वो एक इंडिपेंडेंट, ट्रूली एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। पॉइंट नंबर 12, इमरजेंसी प्रोविजन। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 18 आर्टिकल 352 से लेकर 362 में लिखा गया है कि इमरजेंसी पावर क्या क्या है। इंडिया में 3 प्रकार का इमरजेंसी है। नंबर 1, नेशनल इमरजेंसी एज पर आर्टिकल 352, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन स्टेट एज पर आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी एज पर आर्टिकल 360। ये तीनों इमरजेंसी का पावर ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पास में है। सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये इमरजेंसी पावर को लागू कर सकता है, लेकिन ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और हम लोग का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। जैसे कि इमरजेंसी ऑफ 1975 जो लगा था जुलाई से लेकर अगस्त तक, जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में नहीं लगा है। पॉइंट नंबर 13, स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 16 स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को। जैसे कि आर्टिकल 30 प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन सीट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लोकसभा में। साथ ही द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है लोकसभा में 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। गवर्नमेंट सर्विस, एडमिशन, कोई भी कॉलेजेस में हो या यूनिवर्सिटी में हो या कोई भी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हो, सब में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन होता है। सभी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सेफगार्ड करने के लिए व प्रोटेक्ट करने के लिए अभी दुनिया भर का कमीशन बनाया गया है। जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन ओबीसीज एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वगैरह वगैरह कमीशन हम लोगों का इस्टेब्लिश किया गया। Point number 14 and the last point, provision regarding language. As per Constitution of India, Article 343 हम लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट पे। साथ ही इंग्लिश भी अभी तक कंटिन्यू है एज अ लैंग्वेज। कोई भी स्टेट अपना खुद का रीजनल लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का हिसाब से यूज़ कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर 8 शेड्यूल 22 ऐसा लैंग्वेज है जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया है एज ए मेजर इंडियन लैंग्वेजेस, जो कि आपको कोई भी इंडियन करेंसी में देखने को मिल जाएगा। जो 22 मेजर इंडियन लैंग्वेज जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है वो है आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संताली, मैथिली और डोगरी। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जस्ट कमेंट करना, शेयर करना व लाइक करना, ये आप लोगों का हाथ में है। थैंक यू।
On and from this, the 26th day of January 1950, India, that is Bharat, shall be a sovereign, democratic republic, and the Union and its component parts, the states, shall exercise all powers and functions of government and administration in accordance with the provisions of the said Constitution.